हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हमने डिस्कस की थी उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम। और यहाँ पर जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं वो होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं सारे पीडीएफ सारे नोट्स शेयर करती हूँ। तो वहां आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करके वहां से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसके बारे में विटामिन ए से रिलेटेड जो भी इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं पहले कि विटामिन ए की वजह से, इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो नाइट ब्लाइंडनेस से स्टार्ट होती हैं और क्रिएटोमलेशिया पर खत्म होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, विद पिक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर कि इसमें पहले क्या होता है, हमारा कंजक्टाइवा जो अफेक्टेड होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है हमारे आंखों का, उसके बाद में कॉर्निया अफेक्ट होती है और धीरे धीरे क्या होता है, जो व्यक्ति है वो उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि परमानेंट वो ब्लाइंड हो जाता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शोध हमने डिस्कस नहीं किया था तो वो हम देख लेते हैं। विटामिन ए, अब यहां पर बता दूं, विटामिन ए या फिर रेटिनॉल, विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो उसे रेटिनॉल कहते हैं। तो जो विटामिन ए या रेटिनॉल ये क्या होते हैं, ये पशु जगत के स्रोत हैं, जैसे कि मक्खन, घी, मलाई वाला दूध हो गया, अंडे का पीला भाग है और यकृत यानी कि लीवर, इसमें पाया जाता है। ये अच्छा स्रोत होता है। और इसके अलावा कार्ड, हेलीबेट, शार्क, ये सब क्या है, मछलियों के नाम है। इनमें इनका जो लिवर ऑयल होता है, यकृत का तेल होता है, उसमें भी विटामिन ए समृद्ध स्रोत का मतलब हो गया रिच अमाउंट में पाया जाता है। ओके, और विटामिन ए वनस्पति जगत के खाद्य स्रोतों में किस रूप में होता है, रेटिनॉल के रूप में ना होकर के किसमें होता है, ये कैरोटीन, जिसे कि हम एक पिगमेंट बोलते हैं। जो कैरोटीन है ये एक पिगमेंट भी है और एक विटामिन भी है। ठीक है, तो जो जैसे हम बात करें कि विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और ये जो है पहले प्लांट में जब पाया जाता है विटामिन ए, तो वो पाया जाता है कैरोटीन के रूप में। ठीक है, ये एक पिगमेंट होता है जो कि पौधों को कलर प्रदान करता है। ओके, पिगमेंट यही होते हैं जो कि पौधे हैं, फल हैं, ठीक है, इन सबको क्या होते हैं, फल और सब्जियों को कलर, रंग प्रदान करने का काम पिगमेंट करता है, इसे वर्णक बोलते हैं हिंदी में। और उसमें से ये है कैरोटीन, जो कि आपकी सब्जियों में और फलों में पाया जाता है। तो जो विटामिन ए है वो कैरोटीन के रूप में वनस्पति खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और जब ये वनस्पति खाद्य पदार्थ यानी कि जो फल सब्जियां हैं, इनको जब हम खाते हैं, यानी कि जब एनिमल जंतु उसको खाते हैं, तो यही कैरोटीन जो प्लांट में पाया जा रहा है वो जब शरीर में हमारे एंटर करता है तो वहां जाकर के ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, रेटिनॉल में। ओके, तो इस वजह से फिर जो एनिमल्स में पाया जाता है वो रेटिनॉल होता है और जो प्लांट में पाया जाता है वो कैरोटीन होता है। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ये पिगमेंट शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वही रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि जो रेटिनॉल है वो किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है या फिर एनिमल में पाया जाता है। तो रेटिनॉल एनिमल में पाया जाएगा और जो कैरोटीन है वो प्लांट में पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से कैरोटीन को प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कैरोटीन के मुख्य स्रोत हैं, चूंकि ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए, जैसे पालक हो गया, धनिया, मूली के पत्ते हैं, पुदीना है, मेथी है, और पके हुए फल जैसे कि आम, पपीता, टमाटर, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा सब्जियों में की बात करें तो गाजर में, आपको पता होगा गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, कद्दू में भी पाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सब्जी जितनी हरी होगी उतनी ही विटामिन ए की मात्रा उसमें अधिक होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाना चाहिए, जिससे कि उसमें हमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिल सके। क्योंकि आप जानते हो कि विटामिन और जो मिनरल ये दोनों ही फल और सब्जियों में पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में। ओके, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, इसकी कमी के कारण है तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कमी के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, इसमें तो जिसमें कि एक तो होता है कि गरीबी के कारण जो है विटामिन ए की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि
चूंकि उनकी क्रय क्षमता बहुत कमजोर होती, इस वजह से वो पर्याप्त मात्रा में सब्जियां और फल नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, एक तो गरीबी थी, दूसरा है शारीरिक समस्या है, यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण से संबंधित अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन ए की कमी देखी जाती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, गलत आदतें हैं, मिथक है, इन सब की वजह से भी जो है आपका जो विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो कारण हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक है कि सब्जियों में, जैसे यहाँ पर चूंकि इन्होंने लिखा हुआ है कुछ मिथक है, जैसे कि गर्भवती महिला द्वारा पपीते का सेवन करने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये मिथक नहीं है, ये सही है। जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको पपीते का सेवन नहीं करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो पपीता होता है उसमें पपायन नामक जो है पपायन पाया जाता है, आपको पता होगा पपीते में पाया जाता है, और उसमें कुछ और तत्व भी होते हैं जो कि गर्भपात के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पपीता नहीं खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कम मात्रा में खाया जा रहा है तो मे भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो, लेकिन अगर अधिक मात्रा में खाया जाएगा तो पपायन है और जो अदर तत्व हैं पपीते में पाए जाते हैं वो गर्भपात का कारण बन सकते हैं। क्योंकि पपायन क्या है, ये जो है जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होते हैं, ये प्रोटीन के बीच में होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से ही प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करता है, जो पपायन है ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस वजह से जो है गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने मिथक लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मिथक नहीं है, ये सही है। इसी वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। ओके, चलिए अब विटामिन ए की कमी के कुप्रभाव। विटामिन ए की कमी बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण है, और ये अनुमान है कि लगभग 20,000 बच्चे हर साल विटामिन ए की कमी व केराटोमलेशिया के कारण अंधे हो जाते। कितने हैं, लगभग हर साल 20,000 बच्चे। कई अध्ययन जो हुए उससे पता चला है कि खसरा, इसे मेजल्स बोलते हैं, और प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यानी कि पीईएम आहार जनित विटामिन ए की कमी को बढ़ावा देते हैं। यानी कि अगर मेजल्स है और पीईएम है बच्चे को, तो जो है विटामिन ए का खतरा और बढ़ जाता है। और इसी वजह से भारत सरकार द्वारा विटामिन ए की कमी का निवारण करने हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अब कौन से कार्यक्रम है ये देख लेते हैं। तो ये है राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम, जिसे कहते हैं नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ओके, तो अब इसमें है कि गरीबी, अज्ञानता और जो है आहार में अपर्याप्त सेवन, ये सब तो इसके कारण है। संक्रमण, अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, संक्रमण हो जाते हैं, और संक्रमण के दौरान विटामिन ए की जो आवश्यकता होती है वो और बढ़ जाती है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। इस वजह से सन 1970 में, ये आप सन जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है प्रोग्राम्स का किस ईयर में आया। तो सन 1970 में राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में देश में विटामिन ए की कमी से बचाव व उपचार के उद्देश्य से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया है ये, 1970 में। ओके, अब कार्यक्रम की कार्यप्रणाली क्या है देख लेते हैं। इसकी जो है, इसमें 2 प्रकार के दृष्टिकोणों से ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। पहला है कि माताओं को विटामिन ए के महत्व तथा उसके स्रोत, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, पीले फल, पपीता आदि के बारे में जानकारी देना, जागरूकता तथा शिक्षा देना, ताकि वे अपने परिवार को विशेष रूप से बच्चों के आहार में इन्हें पर्याप्त रूप से शामिल कर सके। तो जो पहला उद्देश्य है वो है माताओं को विटामिन ए के महत्व और उसके स्रोत के बारे में बताना, जागरूक करना, उसके बारे में जानकारी देना। फिर दूसरा जो उद्देश्य है वो है दूसरे अधिक प्रभावित दृष्टिकोण के अंतर्गत भारी मात्रा में विटामिन ए की खुराक प्रत्येक 6 महीने पर उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 1 से 5 साल तक बच्चों को मुंह द्वारा यानी कि ओरल डोज दी जाती है विटामिन ए की, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। फिर है राष्ट्रीय में ए रोग निरोधी जो कार्यक्रम है, ये अपने कार्य में खाद्य व पोषण बोर्ड, जिसे कहते हैं ये फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, FNB,
फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, शॉर्टकट में इसे FNB कहते हैं। तो जो ये राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम है, ये जो अपना काम करता है उसमें ये फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के सामुदायिक खाद्य एवं पोषण प्रसार यूनिट यानी कि कमिटी फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन यूनिट, जिस शॉर्टकट में कहते हैं CFNEU, इनके साथ मिलकर के काम करता है। यानी कि जो FNB है इसका जो ये यूनिट है CFNEU, इसके साथ मिलकर के ये राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी जो कार्यक्रम है वो अपना काम करता है। और इसके अंतर्गत मोबाइल वैन, श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स तथा तकनीकी रूप से जो प्रशिक्षित ट्रेंड कर्मचारी हैं उनके द्वारा पोषण संबंधी जागरूकता के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। ओके, फिर है CFNEU, जो भी जस्ट हमने देखा है। ये प्रत्येक वर्ष लगभग 13,000 पोषण कार्यक्रम तथा 820 फल एवं सब्जी संरक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा 102 समन्वित पोषण शिक्षा शिविर तथा लगभग 7,250 आंगनबाड़ियों में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। इस प्रकार कई प्रकार से जो ये शिविर और कार्यक्रम के द्वारा क्या करता है, ये माताओं को विटामिन ए के महत्व एवं बढ़ी हुई आवश्यकताओं की गंभीरता को समझते हुए परिवार के आहार में विटामिन ए के स्रोतों को शामिल करने की सलाह देता है। ये CFNEU के द्वारा किया जाता है। और जो गृहिणी है उनमें उनको हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता आदि के उपभोग के साथ साथ इन स्रोतों का रसोई उद्यान में पैदावार को भी बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ये तो जो है CFNEU के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। ओके, ये इनके अंतर्गत ये सारे काम किए जाते हैं। फिर है कि इस कार्यक्रम में जो खुराक दी जाती है वो मुंह के द्वारा यानी कि ओरल डोज दी जाती है। और इसमें 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए मौखिक रूप से दी जाती है। ठीक है, और बाद में भारत सरकार द्वारा जब ये बच्चों में अपर्याप्त आहार लेने की गंभीर समस्या को देखा गया तो इस कार्यक्रम को में 6 महीने से 23 महीने तक यानी कि 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसमें क्या है, 9 महीने तक के बच्चों को खसरा के टीके के साथ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि IU इसे शॉर्टकट में कहते हैं, ये विटामिन ए की खुराक भी अनिवार्य कर दी गई है। अभी इसका हम आपको दिखा देंगे, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें विटामिन ए की खुराक कब कब कितनी देनी है, अभी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर है कि राष्ट्रीय विटामिन ए निरोधी कार्यक्रम। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। मैं आपको यहाँ पर ये है जो आप वैक्सीनेशन हम लोग करवाते हैं, मतलब जो बच्चों को करवाया जाता है, जो हमारे राष्ट्र का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये यहाँ पर दिया गया है। इसको हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको हमने ये PDF भी प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये इधर है, यहाँ पर जो विटामिन ए की खुराक है ये देखिएगा, जो विटामिन ए डोज दी जाती है, ये विटामिन ए की पहली डोज, फर्स्ट डोज ये कब दी जाती है, 9 महीना कंप्लीट होने पर जो मीजल्स और रूबेला का टीका दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, उसी के साथ में 9 महीने पर विटामिन ए की पहली डोज दी जाती है। और इसमें क्या होता है, 1 ml होता है। 1 ml का मतलब हो गया 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और ये क्या होता है, मुंह के द्वारा यानी कि ओरल दी जाती है। तो पहली डोज जो है 9 महीने पर दी जा रही है 1 ml। फिर उसके बाद में ये तो ये है, फिर विटामिन ए की दूसरी डोज से लेकर के जो 9वीं डोज है यानी कि सेकंड से लेकर जो 9th डोज है, पहली डोज तो 9 महीने पर देगी, फिर उसके बाद में जो दूसरी डोज है वो 16 से 18 महीने के बीच में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी के बाद में 9 डोज, जो 9 तक जो डोज है वो एक डोज जो है हर 6 महीने पर 5 साल तक दी जाती है। यानी कि 5 साल तक बच्चों को 6-6 महीने के अंतराल पर जो है एक डोज दी जाती है।
ओके, पहली डोज 9 महीने पर, दूसरी डोज 16 से 18 महीने पर, और उसके बाद में तीसरी से लेकर 9वीं डोज तक जो है ये 5 साल तक 6-6 महीने पर दी जाती है। और ये जो 16 से 18 महीने पर और इसके बाद जो डोज दी जा रही है उस वो 2 ml की है, यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। इसके पहले जो पहली डोज दी गई थी वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट थी, यानी कि 1 ml दी गई थी, और दोनों ही ओरल दी जाती है, यानी कि मौखिक रूप से दी जाती है। ओके, तो ये हो गया विटामिन ए की जो डोज कितनी कितनी दी जाती है, ये हमने बता दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और रिटन में भी आ जाता है। फिर है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इसे कहते हैं NIDDCP। अब आयोडीन क्या होता है? ये आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो मिनरल है ये, और ये व्यक्ति की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी कमी से, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आयोडीन अल्पता विकार कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं जो कि शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। और इन हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि थायराइड ग्रंथि में जो भी हार्मोन्स बनते हैं उनके बनने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, और जब भी आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो कि हम ऑलरेडी आपको इसके पहले जब आयोडीन डेफिशिएंसी हमने पढ़ाया था तो उसमें पिक्चर हमने दिखाया हुआ था। तो जब भी आयोडीन कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, घेंघा रोग या फिर ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रेटिनिज्म की समस्या देखी जाती है, जो जिसमें कि मानसिक विकलांगता हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है बच्चों में स्पेशली। चलिए, अब आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ये सामान्यतः मिट्टी एवं पानी में पाया जाता है। ओके, किसी भी स्थान विशेष में उगने वाली सब्जियों आदि में वहां की मिट्टी से आयोडीन की कुछ मात्रा आ जाती है, यानी कि जो सब्जियां ये मिट्टी और पानी में ही पाया जाता है, तो वहां पर जो सब्जियां उगती हैं उसमें आयोडीन आ जाता है। अतः हमें आयोडीन पानी तथा सब्जियों द्वारा मिलता है। कहां से मिल रहा है? हमें पानी और सब्जियों के द्वारा मिल रहा है। अब आयोडीन की जो जरूरत है वो हमारे संतुलित आहार से और किससे? पेयजल, यानी कि जो पानी पी रहे हैं और जो हमारा आहार है उसी से पूरी हो जाती है। अनाज, सब्जियां, दूध, मीट, अंडे, फल, मछली आदि में आयोडीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पानी और मिट्टी में पाया जा रहा है, तो जो भी सब्जियां और फल उगेंगे उसमें जो है ये पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। आयोडीन की कमी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वातावरणीय है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी से आयोडीन बह जाता है। चूंकि मिट्टी में आयोडीन पाया जाता है, तो जो पहाड़ी या फिर पर्वत पर जो ऊंचाई पर रह रहे हैं लोग, तो उनमें क्या होता है, बारिश होती है तो वहां पर अधिक बारिश होती है, तो इसकी वजह से मिट्टी से जो आयोडीन होता है वो बह जाता है, और मिट्टी में आयोडीन की कमी के कारण उस स्थान विशेष में पानी में जो उगाई जाने वाली सब्जियां और अनाज हैं उसमें भी क्या होता है, आयोडीन की मात्रा काफी कम हो जाती है। चूंकि मिट्टी में आयोडीन कम हुई, भारी वर्षा के कारण मिट्टी से जो आयोडीन है वो हो जाती है क्या? कम हो जाती है। तो अब उस मिट्टी में, पानी में जो भी सब्जियां फल उगेंगे उसमें भी आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। अतः ये सभी खाद्य व पानी वहां के स्थानीय जनता की आयोडीन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, और लंबे समय तक ऐसा होने पर क्या होता है, आयोडीन जनित विकार उत्पन्न होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति में ना होकर के ये पूरे क्षेत्र में हो जाता है, ठीक है। अतः आयोडीन कमी जनित विकार को सामुदायिक पोषण संबंधी समस्या भी कहा जाता है, ठीक है। कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो है प्रॉब्लम भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है बल्कि उस पूरे एरिया में होता है, क्योंकि उस पूरे एरिया में ही जो मिट्टी है उसमें आयोडीन की कमी हो गई है, और वो पूरे एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो उसी फल और सब्जी को खा रहे हैं जिसमें कि आयोडीन कम है। ओके, अब है इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसका है नाम रोग निरोधी आयोडीन कार्यक्रम की आवश्यकता, सॉरी रोग निरोधी आयोडीन कार्यक्रम, जो कि अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया नाम। अब इसमें क्या होता है, आयोडीन कमी से जीवन की जो विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के विकार देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो अवस्थाएं हैं अलग अलग, ये हम जब हम आयोडीन पढ़ा रहे थे तो उसमें ये हमने डिस्कस किया हुआ था, आपको एक चार्ट दिखाया था।
तो यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ है कि भ्रूण में क्या समस्या आती है, स्टिल बर्थ की आती है, मृत शिशु का जन्म होना और शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है, नवजात शिशु होती है उसमें मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आती है, गूंगा बहरा होना, भैंगापन होना, भैंगापन का मतलब जो आंखों का जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है, बौनापन होना, शारीरिक विकलांगता और बालक और किशोर में क्या होता है, ग्वाइटर होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मानसिक अथवा शारीरिक विकलांगता आती है, वयस्क में कई जटिलताओं के साथ घींघा, मानसिक विकार, हाइपोथायरॉयडिज्म ये सब देखा जाता है। तो पिछली बार हमने एक चार्ट डिस्कस किया हुआ था, तो वहां से आप देख सकते हो। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का विकास। इसको देख लेते हैं। आयोडीन अल्पता जन्य विकारों की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने 100% केंद्रीय प्रायोजित यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड राष्ट्रीय घींघा नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम का शुभारंभ किया। ओके, इस कार्यक्रम का इतिहास देख लेते हैं। यहाँ पर 1962 में राष्ट्रीय घींघा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में 1984 में सरकार द्वारा पूरे देश में खाद्य नमक के आयोडीनीकरण की नीति का निर्णय लिया गया, क्योंकि क्या होता है, जो नमक है वो हर एक व्यक्ति खाता है और आपके कोई भी खाना बनता है उसमें नमक जरूर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हर एक व्यक्ति को जो है आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो हमारी सरकार ने क्या किया कि जो नमक है उसमें क्या हुआ, आयोडीन का फोर्टिफिकेशन कर दिया, जिससे कि हर किसी में आयोडीन की कमी ना हो सके। ठीक है, तो पहले 1962 में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर 1984 में उन्होंने पूरे देश में खाद्य नमक के आयोडीनीकरण की नीति का निर्णय लिया गया। फिर 2006 में खाद्य मिलावट जो अधिनियम है, फूड एडल्ट्रेशन जो प्रोग्राम है, जो कि 1956 में आया है, इसके तहत पूरे देश में गैर आयोडीनीकृत नमक की बिक्री पर रोकथाम का अधिनियम 17 मई 2006 को जारी किया गया। यानी कि जिन भी नमक में आयोडीन का फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ है उन पर उन्होंने रोक लगा दी, और ये जो है 17 मई 2006 को ये अधिनियम जारी कर दिया। ये कब हुआ है, 2006 में। और किसके अंतर्गत, ये खाद्य मिलावट जो अधिनियम 1956 है इसके अंतर्गत हुआ, जिसके अंतर्गत गैर आयोडीनी युक्त जो नमक बेचना है वो कानूनी अपराध माना जाने लगा। यानी कि 2006 से अगर नमक में आयोडीन नहीं है, फोर्टिफिकेशन उसका नहीं हुआ है, तो फिर जो वो उसको सेल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो 1962 से स्टार्ट हुआ और 2006 तक ये चला है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में आयोडीन अल्पता के प्रसार को वर्ष 2012 तक 10% से कम करना है। मतलब ये लक्ष्य था उनका उस समय पर कि 2012 तक इसको 10% से कम करना है। इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा आयोडीन अल्पता विकार के परिणामों का मूल्यांकन करना, सामान्य नमक की जगह आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति करना और प्रत्येक 5 वर्ष में पुनः सर्वेक्षण द्वारा आयोडीन युक्त नमक के प्रभाव का मूल्यांकन करना, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले आयोडीन युक्त नमक की प्रयोगशाला में जांच व मूत्र उत्सर्जित आयोडीन का परीक्षण करना, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रसार कार्यक्रम की कार्य योजना एवं कुछ सामान्य कार्य, ये सब जो है इस कार्यक्रम के लक्ष्य थे। इसके बाद में आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता की निगरानी, इसमें पहला आता है खाद्य निरीक्षकों द्वारा निगरानी करना। देश के सभी प्रदेशों में गैर आयोडीनीकृत नमक की बिक्री प्रतिबंधित है। राज्य सरकार के खाद्य निरीक्षक अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के अलावा आयोडीन युक्त नमक की जांच करते हैं। ठीक है, जो खाद्य निरीक्षक हैं उनके द्वारा जो आयोडीन युक्त नमक है उनकी जांच की जाती है और समय समय पर नमक के नमूनों की सरकार द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाओं में भी जांच की जाती है। दूसरा है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा निगरानी करना। एक तो खाद्य निरीक्षकों के द्वारा निगरानी की जाती है, दूसरा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनके द्वारा निगरानी की जाती है। क्या करते हैं, ये घरेलू स्तर पर आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता की जांच करते हैं। इसके लिए ये स्पॉट परीक्षण किट विधि का प्रयोग करते हैं। आयोडीन युक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं दुकानदारों को सिर्फ आयोडीन युक्त नमक की खरीद की सलाह देना, क्योंकि PFA अधिनियम के तहत गैर आयोडीन युक्त नमक बेचना कानूनी अपराध है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ओके,
फिर इसके बाद में ऐसे विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना जहां की जनसंख्या आयोडीन युक्त नमक की खरीद या फिर उपभोग नहीं करती एवं उन्हें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह देना। इसके अलावा लोगों में आयोडीन युक्त नमक के लाभकारी प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाना ताकि आयोडीन की कमी से उन्हें बचाया जा सके। स्वास्थ्य कर्मचारी इस प्रकार की सभी जानकारियों की रिपोर्ट बनाकर समय समय पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेजते रहते हैं। तो ये सब काम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के और खाद्य निरीक्षक करता है। तो ये टोटल सॉल्ट जिसमें लिखा होता है आयोडीन गारंटी। फिर है दूसरा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से निगरानी की जाती है। अब इसमें स्कूल जो स्वास्थ्य टीम के सदस्य हैं वो अपनी स्कूल की यात्रा के दौरान बच्चों में आयोडीन अल्पता विकारों यानी कि घेंघा सहित का पता लगाते हैं। ऐसे बच्चों को उनके घरों से नमक का नमूना लाने के लिए कहा जाता है, जिसका परीक्षण स्पॉट परीक्षण किट द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बच्चों को आयोडीन युक्त नमक की विशेषताओं को बताते हुए और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के लिए सलाह दी जाती है। मतलब स्कूल लेवल पर बच्चों को बताना, उनको जागरूक करना और उनसे जो है उनके जो आयोडीन का नमूना नमक का नमूना ला करके उसका परीक्षण करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 50 माइक्रोग्राम से 1000 माइक्रोग्राम तक आयोडीन का उपयोग पूर्णतः सुरक्षित है। यानी कि अगर आप एक दिन में 50 माइक्रोग्राम से 1000 माइक्रोग्राम तक आयोडीन ले रहे हो तो आप पूर्णतः सुरक्षित हो। ठीक है, क्योंकि आयोडीन एक ऐसा तत्व है जिसका ज्यादा मात्रा में उपभोग होने पर भी गुर्दे द्वारा आसानी से निष्कासन हो जाता है। अतः आयोडीन युक्त नमक का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित माना गया है। जैसे कि और अदर जो पोषक तत्व हैं अगर वो अधिक मात्रा में हो जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी समस्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि आयोडीन की मात्रा अगर अधिक हो भी जाती है तो ये हमारी किडनी के द्वारा आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए आयोडीन जो है हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित माना गया है। ठीक है, आयोडीन अल्पता विकार अस्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब नमक खाते जाओ, क्योंकि नमक की वजह से क्या होता है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो अदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आयोडीन युक्त जो नमक है वो पूरी तरह सुरक्षित है, यानी जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप लो, उससे अधिक नहीं लो। ठीक है, तो ये अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। इस वजह से ये इनका बचाव ही इसका उपाय है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक का प्रतिदिन उपभोग करना चाहिए। ठीक है, और औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करता है। मतलब ये माना गया है कि 10 ग्राम जो आयोडीन युक्त नमक का व्यक्ति एक दिन में उपयोग करता है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है आयोडीन युक्त नमक खरीदते समय। एक तो नमक दानेदार ठोस सफेद रंग का हो, नमक पीले व गुलाबी रंग, मिट्टी, धूल और अन्य बाहरी रूप मिलावट व दोष से मुक्त हो। और नमक के पैकेट पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आपको जांच लेनी चाहिए। एक तो उत्पादक का नाम, उत्पादन का वर्ष व महीना, आयोडीन की मात्रा और बैच संख्या। ठीक है, इस आयोडीन के महत्व को देखते हुए 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्व आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद में जो और कार्यक्रम है अनीमिया से रिलेटेड और फ्लोरोसिस इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी डेट है, ईयर है और कार्यक्रम का नाम है, कब वो शुरू हुआ है, तो वो जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कब कब हुआ है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो है पीडीएफ जैसे ही ये सारे प्रोग्राम्स खत्म होते हैं मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां से आप ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।